ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। और मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं दीप नारायण सिंह यादव जी। दीप नारायण जी, मोदी की आंधी जो चल रही है, 2017 में यूपी में चुनाव है, उससे पहले आपका बिहार इलेक्शन है, जनता पर वार बन रहा है मोदी को हराने के लिए। क्या लगता है, अखिलेश जी की उम्र बहुत कम है, माना कि युवा हृदय सम्राट बन चुके हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, क्या लगता है कैसे आप इसे तय कर पाएंगे? हमारा मानना है कि सियासत में हमेशा से लोगों ने काम को इम्पोर्टेंस दी है। लोगों की प्राथमिकता वर्क है, काम है, विकास के मुद्दे हैं। विकास पर मुद्दे ही नहीं बल्कि विकास के मुद्दों पर काम कितना हुआ है। हम ये कह सकते हैं आज के जो माहौल है, मैंने माना कि एक राजनीतिक विकल्प के तौर पर लोकसभा के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस की जो गलत नीतियाँ थी, गलत फैसले थे, नेतृत्व करने की जो रणनीति थी वो ठीक नहीं थी, जिसके अभाव में पूरे देश में एक राजनीतिक माहौल पैदा करके भारतीय जनता पार्टी ने मोदी को प्रोजेक्ट करके मोदी और देश के प्रधानमंत्री, मैं तो ये कहूँगा कि देश की भावनाओं से खेलकर वो देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका उनको मिला। लेकिन हम अगर उनके उस आधार को देखें कि इस 1 सालों में जिन मुद्दों को लेकर वो देश के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, बने थे, दोनों ही बातें हैं कि काला धन वापस आएगा, काला धन इतना है कि 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खाते पहुँच जाएगा। बिल्कुल। मुद्दा था कि हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। तो क्या मानना है आपका कि ये जो काले धन की, जिस पे सारी जनता ने, देश की जनता ने ये सोचा था कि काला धन देश के अंदर वापस आएगा, क्यों देरी क्यों हो रही है? अब वही डिनाई कर रहे हैं। वो चुनाव के पहले जिस मजबूती के साथ, आंकड़े के साथ, अकाउंट के साथ, नंबर के साथ बोला करते थे, और देश की प्रधानमंत्री बनने के बाद बोलते हैं ना हमको पता है ना तुमको पता है। अगर इतने बड़े लोग इस तरह से पलट जाएंगे जनता के बीच में, क्या उसको असर होगा? कैसे लोग विश्वास करेंगे? कितना बड़ा गरीबों में बन के विश्वास बनाकर वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। मेरा सवाल है कि उस मुद्दे पर ही फेल नहीं हुए हैं, बल्कि मैं कह सकता हूं कि बातें बहुत अच्छी हैं, भाषण आज भी बहुत अच्छा उनका है, लेकिन ज़मीन पर काम शून्य है। गरीब की मदद नहीं हो पाई, कोई फैसला देश के हक में नहीं हो सका। हम इस बात के खिलाफ नहीं कि विदेश नहीं जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ दुनिया के देशों में प्रधानमंत्री घूमें, समझें, वहाँ से कुछ चीज़ें अच्छी लेकर आएँ और हिंदुस्तान को उन देशों की तुलना में खड़ा करने की कोशिश करें। लेकिन अगर मैं इस बात के ज़बरदस्त खिलाफ हूँ कि कोई देश हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के नाम पर हिंदुस्तान को डेवलप करने की बात करके बिजनेस करने या कोई डेवलपमेंट करने आता, अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस कर बुलाकर कोई ये सोचे कि हिंदुस्तान फायदे में रहेगा। मैं नहीं बल्कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है कि जो व्यवसाय करने आता है वो व्यवसाय वाला मुनाफा कमाना चाहता है। और जब हमारे देश से मुनाफा कमाने की बात दूसरे देश के लोग मुनाफा कमाकर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो वही भूल होगी जो हमने वर्षों पहले हमारे पुरखों ने की थी अंग्रेजों को बुलाकर। अब तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन जिनको हम आमंत्रित दुनिया के दूसरे देशों कर रहे हैं, जिनको हमारे कंपटीटर हैं, वो हमें दान करने नहीं आएंगे, बल्कि हम कैसे और कमज़ोर हो जाएं। बिल्कुल। वो उस व्यापारिक रणनीति से हिंदुस्तान कमज़ोर होगा। लैंड बिल को लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा जो खतरनाक निर्णय लिया है मोदी जी ने, छलावा है या देश किसानों का है। ये देश किसानों का है। इसमें 80% लोग आज भी गाँव में बसते हैं। 80% जनता गाँव बसती जो खेती पर आधारित है। अरे लोगों ने उम्मीद की थी किसानों का भला करेंगे। हम लोग आरोप लगा रहे थे कि ये चंद परिवारों के लिए, उद्योगपतियों के इशारों पर सारा डेवलपमेंट किया जा रहा, सारी बातें इनकी उनसे आधारित जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज तो साबित कर दिया उन्होंने। हम चाहते थे कि सबसे बड़ा मजबूत फैसला किसानों के हक में लेते। अगर आप पहले दिन से अधिग्रहण छीनने की बात करने लगे, लोगों ने उम्मीद की थी देने की, ये कुछ डोनेट करने आएंगे। लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया था, या उनके पीछे खड़े हुए लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, मैं तो कह सकता हूं कि पूरे देश को चंद कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर और कुछ भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि इस हिंदुस्तान की राजनीति पर कैसे हम कब्जा करें। तो मोदी के नाम पर गरीबी का एक ढोंग रच के गरीब बनाकर प्रोजेक्ट करके अमीरों को काम करने वाले आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में गरीबों को ठग लिया गया है। मैं सोचता हूँ धीमे धीमे लोगों तक ये बात पहुँच रही है। अभी उनकी ही पार्टी के सांसद बोल रहे हैं कि 3-4 लोगों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा, 3-4 गुजरातियों ने मिलकर, 5 गुजरातियों ने मिलकर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। अडानी अंबानी, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी जी ये मिलकर ये उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये इनकी जो भी अधिग्रहण से लेकर जो भी बात करें तो इनसे बड़े दिग्गज नेता हैं, सीनियर नेता हैं, क्यों वो सामने नहीं आ पा रहे हैं? लाल कृष्ण आडवाणी को ही ले लें। हमने यही तो कहा, जिस पार्टी को बड़ा लोकतांत्रिक होने का बताया जा रहा था, बड़े लोकतांत्रिक दल है। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से, जिस रणनीति के साथ आरएसएस ने मोदी जी का उपयोग करके जिस तरह से देश की सियासत में दखल बनाया और जिस तरह से जिस आधार को लेकर खड़े हो गए हैं, मैं कह सकता हूं ये खतरनाक कदम है। ये बिल्कुल हिटलर शाही के रास्ते पर जाने का कदम है। ना केवल देश को परेशानी खड़ी हो रही है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के अस्तित्व बड़ा खतरा पैदा हो गया। अब बड़े बड़े लोग, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जिंदा हैं, लेकिन नाम ले डर रहे हैं लोग।
आज अडवाणी जी पार्लियामेंट से बाहर निकलते कोई सांसद उनसे हाथ नहीं मिला रहा है, मोदी जी देखना लें। आज राजनाथ सिंह जी जो जिनको बड़े पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीचे बैठने की जगह नहीं मिल रही है, ऊपर छोड़ो, ये हालात बना दिए गए हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये किस तरह का लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र के नाम पर हिटलरशाही है। और जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, गरीबों की अनदेखी, लोगों की अनदेखी, समाज की अनदेखी, सबको अंदर देकर अपने फैसले ले रहे हैं, मन मर्जी से फैसले ले रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूँ दावे के साथ और मजबूती के साथ कि वो जिस तरह से लोगों को, मैंने कहा कि एक बार रावण ने भी साधु का भेष रखकर सीता का हरण किया था, लेकिन दोबारा फिर कोई साधु बनकर किसी सीता को हर नहीं पाया। एक बार मैंने माना गरीबों का ढोंग करके, गरीबों का आम्बम उड़ाकर, एक आदमी प्रोजेक्ट करके, गरीब बताकर उसको देश का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब राजनीति का दूसरा पहलू भी तो छलावा है। अगर हम मोदी सरकार की बात ना करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो दिन ब दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मैंने कहा कि हमारे पास दो विकल्प हैं जीवन में। एक विकल्प है कि हम अपनी राजनीति से लोगों को लाभ पहुंचा दें, एक राजनीति का उपयोग करके अपने आप को सरसब और मजबूत कर लें। फिर आप अपना नहीं, फिर अगर दो विकल्प हैं तो आपकी तरह क्यों नहीं चलता? नहीं, मैंने कहा कि रास्ते हर एक के पास यही हैं, हर एक के पास यही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि एक आदमी, व्यक्ति, एक दल अपनी विचारधारा का सत्ता बनाता है, सत्ता से वो दल को मजबूत करने की कोशिश करता है। एक है कि हम लोगों को कैसे मजबूत करें। अखिलेश यादव में और मोदी जी में सिर्फ यही फर्क है। मोदी जी की कोशिशों में भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत हो, वो कैसे मजबूत हो, उनके लोग कैसे मजबूत हो, उनके उद्योगपति सहयोगी कैसे मजबूत हो। और अखिलेश यादव जी जिस दिन से मुख्यमंत्री बने, पद रहे ना रहे, सत्ता आए ना आए, लेकिन हम गरीब को मजबूत करके छोड़ेंगे। उनकी एक एक पल ये सोच है कि सत्ता कैसे गरीब की तरक्की का साधन बने। उनके सारे फैसले ये महसूस कराते हैं कि गरीबों की तरक्की का साधन बनने की कोशिश की जा रही है। आप तरक्की और साधन की बात कर रहे हैं, लगातार आत्महत्या किसान कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माना, 7 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने माना। देखिए, हम पलायन को और आत्महत्या को कैसे रोकेंगे? देखिए, क्या कदम होगा? किसान की हालत खराब है, इसमें कोई सच्चाई, ये सच्चाई छुपी किसी देश से नहीं है। किसान धीमे धीमे कमजोर हुआ है। मैंने इसलिए कहा कि किसान की कमजोरी की वजह देश की गद्दी के बड़े फैसले हैं। एक बात बस आपके माध्यम से देश की जनता को एहसास कराना चाहता हूँ कि चौधरी साहब एक बात कहा करते थे, हे किसानों, तुम अपनी मेहनत से अच्छी फसल पैदा कर सकते हो, लेकिन हमेशा खेत में खड़े होकर दिल्ली पर नजर रखना, क्योंकि भाव दिल्ली को तय करना है। दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारा किसान मेहनत में कोई कमी आज नहीं छोड़ रहा है, लेकिन दिल्ली पर नजर उसकी कमजोर हो गई है। सत्ता तो बनाता वही है, लेकिन दिल्ली के लोग बैठकर बेईमानी कर रहे हैं, जिसके कारण उसकी मेहनत की फसल के आते आते इतनी चीज़ें महंगी हो जा रही है कि कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। जिसका मूल कारण है कि जो कल आज से 30 साल पहले जिन गाँव में कुछ ऐसे परिवार होते थे जो गाँव में लोग मदद किया करते थे, आज वो बड़े लोग भी बड़े कर्जदारों की सूची में खड़े हैं। किसानों के साथ इतनी चालाकी के साथ शोषण किया गया, इतने गलत फैसले लिए गए। अगर फसल पे 100 रुपये बढ़े हैं, किसी जिन्स पर 100 रुपये बढ़ाते हैं तो खाद पे पहले 500 बढ़ते हैं, डीजल पहले महंगा मिलता है। लागत और उसके उत्पादन के बीच का इतना फर्क है कि आज लागत के बाद भी वो पैदावार करने के बाद भी वो लगातार नुकसान में होता चला जा रहा है। विकल्प उसके पास है नहीं, सिवा मरने के बचता क्या है। जब बरसों की मेहनत के बाद भी किसान देखता है कि रिजल्ट जीरो है, कर्जा कम नहीं हो पा रहा है, बेटी जवान हो रही है, घर में बीमार है, इसकी हताशा के कारण वो कारण कोई एक सरकार नहीं है, बल्कि वर्षों की रणनीति है, गलत फैसले हैं देश की सरकार के। मैंने कहा कि अगर मोदी जी चाहें तो अभी 4 साल बचे, 4 साल में परिवर्तन हो सकता है। भाई ज़रूरत की चीज़ें सस्ती कर दो, फसल की कीमत अच्छी कर दो। अगर भाई ये किसी स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मूला नहीं है, ये गरीब को बचाने का फॉर्मूला है, किसान को तरक्की का फॉर्मूला है कि आप उसकी फसल की कीमत अच्छी दे दो और ज़रूरत की चीज़ें सस्ती कर दो। फसल की कीमत बढ़ाने को तैयार नहीं हो और जो चीज़ें इतनी महंगी करते जा रहे हो कि बिना बर्बादी कुछ उपचार नहीं। का एक स्टंट होता है कि हम सफाई अभियान चलाएं और कई नदियों को गोद ले लें। अगर देखें झांसी में देखें, कई नदियाँ उमा भारती ने गोद ली, लेकिन क्या हाल हुआ पड़ा है। मैंने कहा दुर्भाग्य तो हमारा यही है कि जिसको हम जिम्मेदारी सौंपते हैं कि तुम देश की गरीबी को झाड़ू लगाकर साफ कर दो, देश की बेरोजगारी पर झाड़ू लगाओ, वो गली में झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। जो काम एक गरीब आदमी बिना करे कर सकता है, ये ढोंग करने से कुछ मिलने वाला है क्या? अरे देश के प्रधानमंत्री को गरीबी पे झाड़ू लगानी है, देश के प्रधानमंत्री बेरोजगारी खत्म करने के लिए झाड़ू सफाई करने का काम करे कुछ, तो हमें लगे देश अच्छा होने जा रहा है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या किया समाजवादी पार्टी सरकार ने बुंदेलखंड के लिए।